Hi everyone, how are you all? I hope you all are doing good. This is part number 2 of chapter number 6 in which we are going to study few experiments. So let's get started. आज की क्लास में हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे। तो पहला एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट, सेकेंड हम पढ़ेंगे एवरी मैकलियोड एंड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट, थर्ड हम पढ़ने वाले हैं हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट और फोर्थ हम पढ़ेंगे वॉटसन क्रिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो आज की क्लास में हम ये 4 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो आप बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे बेसिकली क्या किया जा रहा है, इन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये प्रूव किया जा रहा है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए इतने सारे जो साइंटिस्ट हैं ये लग गए थे, इन्होंने अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करे और उनके थ्रू प्रूव करा। तो सबसे पहले हम बात किसकी करने वाले हैं, फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट की बात करने वाले हैं। बड़ा ही अमेजिंग सा एक्सपेरिमेंट है जो उन्होंने किया है, उस एक्सपेरिमेंट को आप समझ लेना, ठीक है। अच्छे से ध्यान से देखना, आपको समझ में आएगा। तो ये है फ्रेडरिक ग्रिफिथ, ठीक है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा था, ठीक है। कब करा था? 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा था टू शो दैट सेल्स हैव जेनेटिक मटेरियल। इन्होंने इसलिए कंडक्ट करा था, वो ये बताना चाहते थे कि भाई जो सेल होती है उस सेल के अंदर कुछ जेनेटिक मटेरियल होता है। इसके लिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने 2 स्ट्रेन लिए न्यूमोकोकस के। वो न्यूमोकोकस क्या है? न्यूमोकोकस एक बैक्टीरिया है, ठीक है। उन्होंने न्यूमोकोकस के 2 स्ट्रेन लिए, एक स्ट्रेन था वायरुलेंट और दूसरा स्ट्रेन था नॉन वायरुलेंट। अब वायरुलेंट और नॉन वायरुलेंट का मतलब क्या हुआ? वायरुलेंट स्ट्रेन का मतलब होता है, इसको सबसे पहले तो हम इसको स्मूथ स्ट्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो वायरुलेंट के ब्रैकेट में आपको एस लिखा दिखेगा हमेशा। तो अगर स्मूथ स्ट्रेन लिखा हो या वायरुलेंट लिखा हो, उसका क्या मतलब है कि हम वायरुलेंट स्ट्रेन की बात कर रहे हैं। वायरुलेंट मतलब कि ये स्ट्रेन निमोनिया कॉज करेगा, ठीक है। दिस स्ट्रेन कॉजेस निमोनिया और एंड इट हैज अ पॉलीसैकेराइड म्यूकस कोट। इस स्ट्रेन के ऊपर क्या होता है? पॉलीसैकेराइड म्यूकस कोट होता है। बात समझ में आ गई? वायरुलेंट स्ट्रेन, ये समझ लो कि वायरुलेंट स्ट्रेन बहुत ज़्यादा क्या है, डेंजरस है। क्यों? क्योंकि ये न्यूमोनिया कॉज कर सकता है किसी भी बॉडी के अंदर। नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन क्या करेगा भाई? वो शांत प्रवृत्ति का व्यक्ति है, ठीक है, वो कुछ नहीं करेगा बॉडी के अंदर। इसको हम रफ स्ट्रेन भी बोल देते हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये कोई निमोनिया कॉज नहीं करता है और इसके ऊपर कोई पॉलीसैकेराइड म्यूकस कोट भी नहीं होता है, ठीक है। तो वायरुलेंट और नॉन वायरुलेंट दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। ये समझ लो वायरुलेंट जो है वो डेंजरस है, ठीक है, और जो नॉन वायरुलेंट है वो डेंजरस नहीं है। वायरुलेंट निमोनिया कॉज करेगा, नॉन वायरुलेंट निमोनिया कॉज नहीं करेगा। तो उन्होंने ये 2 स्ट्रेन ले लिए, ठीक है। किसके अंदर लिए हैं? ये चीज़ ध्यान रखना कि बैक्टीरिया न्यूमोकोकस के अंदर, ठीक है। अब क्या करा, अब जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब थे, इन्हें चूहे बहुत पसंद थे, ठीक है। वो जो भी अपना एक्सपेरिमेंट करते थे चूहों पे करते थे, माइस पे करते थे। तो ग्रिफिथ जी ने क्या करा, माइस लिया, ठीक है, चूहा लिया, उसमें उन्होंने सबसे पहले नॉन वायरुलेंट R स्ट्रेन डाला, ठीक है। R क्योंकि वो रफ स्ट्रेन भी कहलाता है। नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन डाला तो हमने देखा कि भाई चूहा तो बढ़िया मस्त तरीके से घूम रहा है, कुछ नहीं हुआ उसको। माइस सर्वाइव, ठीक है। व्हेन नॉन वायरुलेंट R स्ट्रेन वाज इंजेक्टेड इनटू द माइस सर्वाइव्ड, वो खुशी खुशी बढ़िया चला गया, ठीक है। अब क्या करा उन्होंने, अब वायरुलेंट S स्ट्रेन डाला। अब भाई जब S स्ट्रेन डाला ना, चूहा मर गया, ठीक है, माइस डाइड। व्हेन वायरुलेंट S स्ट्रेन वाज इंजेक्टेड इनटू द माइस डाइड, ठीक है। क्यों? वो मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। इसके बाद में तीसरी बार उन्होंने क्या करा कि अब उन्होंने वही वायरुलेंट स्ट्रेन मतलब S स्ट्रेन वो क्या कर दिया, गर्म कर दिया। मतलब हीट किल्ड वायरुलेंट S स्ट्रेन को जब बॉडी में डाला तो माइस सर्वाइव कर गया। अब भाई बड़ा वो टेंशन में आ गए, क्या हो रहा है ये। जब हम नॉर्मल S स्ट्रेन डाल रहे थे तब तो मर रहा था, लेकिन जब हमने उसको हीट कर दिया तो वो नहीं मर रहा है, ये कैसे हुआ पता नहीं, अभी कंक्लूजन पे आएंगे। अब फिर क्या करा उन्होंने, हीट किल्ड S स्ट्रेन को नॉर्मल R स्ट्रेन के साथ में मिक्स कर दिया। समझ में आ रहा है? हीट किल्ड S स्ट्रेन लिया और R स्ट्रेन लिया और मिक्स कर दिया। अब वो जो मिक्सचर है ना वो डाला चूहे के अंदर, तो माइस मर गया, माइस डाइड। मतलब उन्होंने 4 तरीके से किया। पहला क्या तरीका उन्होंने अपनाया, पहला उन्होंने नॉर्मल R स्ट्रेन डाल दिया,
चूहे को कुछ नहीं हुआ, बढ़िया है, हंसता खेलता चला गया। दूसरी बार में उन्होंने क्या करा, एस स्ट्रेन डाला, चूहा मर गया, ठीक है। तीसरी बार क्या करा, हीट किल्ड एस स्ट्रेन डाला तो चूहा सरवाइव कर गया। चौथी बार में उन्होंने कहा लो दोनों को मिक्स कर दो, ठीक है, दोनों को मिक्स कर दो, मिक्स कर दिया तो चूहा मर गया। अब ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हुआ क्यों? तो कंक्लूजन समझने के लिए ना हम वापस इन्हीं चारों चूहों को बुलाते हैं। चलो ये चारों माइस आपको दिख रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपको ये चारों चूहे दिख रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ, पहले वाले में हमने नॉन वायरुलेंट आर स्ट्रेन डाला, ठीक है। जब नॉन वायरुलेंट आर स्ट्रेन डाला चूहे को कुछ भी नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं था। दूसरी बारी में हमने क्या करा, वायरुलेंट एस स्ट्रेन डाला। हमने वायरुलेंट एस स्ट्रेन डाला तो हमने देखा कि चूहा तो मर गया, चूहा, माइस डाइड। व्हाई डिड माइस डाइड? बिकॉज वायरुलेंट एस सेल्स वर फाउंड, ठीक है, वायरुलेंट एस सेल्स मिली। तीसरी बारी में हमने क्या करा, तीसरी बारी में हमने वायरुलेंट एस स्ट्रेन को हीट कर दिया और फिर हमने वो माइस के अंदर इंजेक्ट करा तो माइस सरवाइव कर गया। अब माइस पता है सरवाइव क्यों करा? माइस इसलिए सरवाइव कर गया क्योंकि जब हमने उसको हीट करा ना, जब हमने उसको हीट करा तो उसके ऊपर का जो कोट था ना वो ब्रेक हो गया। अब जो कोट ब्रेक हुआ उसकी वजह से जैसे ही बॉडी के अंदर ये बैक्टीरिया पहुंचा, हमारे बॉडी ने उसको पहचान लिया और तुरंत उस पर अटैक करके उसको मार दिया और इसीलिए चूहा जो था वो सरवाइव कर गया। अब चौथे वाले पॉइंट में उन्होंने क्या करा, हीट किल्ड एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन को लिया, मिक्स कर दिया और मिक्स करके इंजेक्ट कर दिया तो चूहा मर गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम जब ऑलरेडी कोट हट चुका था, हीट किल्ड वो डाला हमने, उनको मिक्स करा, तो फिर ये चूहा मरा क्यों? रीज़न क्या था? तो रीज़न ये था कि जब हमने दो टाइप के सेल्स को मिक्स करते हैं ना तो बैक्टीरिया जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है। मतलब कि जो आर स्ट्रेन था, मतलब जो शांति से रहने वाला स्ट्रेन था, उसने एस स्ट्रेन से कुछ ऐसा मटेरियल ले लिया कि वो वायरुलेंट हो गया, ठीक है, कुछ ऐसा मटेरियल ले लिया कि वो वायरुलेंट हो गया और इसकी वजह से वो ट्रांसफॉर्म हो गया एंड दैट इज द रीजन व्हाई द माइस डाइड, ठीक है। शांत प्रवृत्ति का व्यक्ति एकदम से एग्रेसिव हो गया और उसने अटैक कर दिया, इसीलिए वो जो माइस था वो मर गया। यही कंक्लूजन है दैट अ केमिकल कंपोनेंट फ्रॉम वन सेल इज केपेबल ऑफ जेनेटिकली ट्रांसफॉर्मिंग अनदर सेल। बैक्टीरियल सेल कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड, non-virulent strain could take up an unknown substance from the virulent strain and become virulent। वही चीज जो मैंने अभी आपको समझाई। क्लियर हो गया इनका एक्सपेरिमेंट? तो उन्होंने ये चीज़ तो कंक्लूड कर दी थी कि भाई जो एस स्ट्रेन है उसने आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दिया है, बट उसके पीछे रीज़न क्या है वो नहीं समझा पाए थे। उन्होंने बस इतना ही कंक्लूजन दिया था और एक्सपेरिमेंट उनका यहाँ पे ख़त्म हो गया था। अब अगले कौन आते हैं? तो अगले आते हैं तीन साइंटिस्ट जो आपको याद रखने। कौन कौन से तीन साइंटिस्ट थे वो? एवरी, मैकलियोड एंड मैकार्थी, ठीक है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा। ओसवाल्ड एवरी एंड कलीग expanded the finding of Frederick Griffith to demonstrate that DNA is a genetic material। उन्हें, ये जो तीनों साइंटिस्ट आपको दिख रहे हैं, इन्होंने फ्रेडरिक ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए और ये बताने के लिए कि भाई डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, इसलिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा। क्या करा इन्होंने एक्सपेरिमेंट? जो ग्रिफिथ साहब ने करा था ना, लगभग इन्होंने भी वही चीज़ करी, बट थोड़ी सी इन्होंने माइस का यूज़ नहीं करा, उन्होंने कुछ और चीज़ों का यूज़ करके ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा। तो चलो भाई देख लेते हैं कि इन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट करा। अब इन्होंने क्या करा, इन साइंटिस्ट ने क्या करा कि एक सॉल्यूशन तैयार करा, ठीक है। इन्होंने दे प्रिपेयर्ड अ कल्चर कंटेनिंग हीट किल्ड एस स्ट्रेन, एक कल्चर तैयार करा जिसमें हीट किल्ड एस स्ट्रेन था। मिक्सचर ऑफ हीट किल्ड एस स्ट्रेन विथ आर टाइप, ये बना लिया। नाउ दिस सॉल्यूशन वाज ट्रीटेड विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। तो चलो अब हम स्टेप वाइज देखेंगे कि इन्होंने क्या करा। तो पहला स्टेप में इन्होंने क्या करा, उन्होंने आरएनएस डाला। दे एडेड आरएनएस इन द कल्चर, ठीक है, मिक्सचर में। तो क्या हुआ कि यहाँ पे आरएनए जो था रिमूव हो गया एक्सट्रैक्ट में से एंड कॉजेस ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इसका ये मतलब होता है कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ठीक है। दूसरा स्टेप उन्होंने क्या करा, अब उन्होंने इसमें प्रोटीन्स डाला, ट्रिप्सिन डाला, ठीक है। उसमें से भी प्रोटीन वाज रिमूव फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, प्रोटीन अलग हो गया और कॉजेस ट्रांसफॉर्मेशन।
ट्रांसफॉर्मेशन भी अकर हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन होने का भी यही मतलब है दैट प्रोटीन इज नॉट अ जेनेटिक मटेरियल। अभी भी नहीं पता चला भाई ये नहीं क्या है। तीसरा स्टेप फिर उन्होंने करा, दे एडेड डीएनएज। अब डीएनएज डाला, डीएनएज डालने से क्या पता चला, डीएनएज डाला तो भी डीएनए वाज रिमूव्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, डीएनए रिमूव तो हुआ था but it do not cause any transformation and this confirms that the genetic material is DNA। बात समझ में आ गई। ट्रांसफॉर्मेशन जब नहीं होता है तब ये पता चलता है कि हाँ ये ही जेनेटिक मटेरियल है। ट्रांसफॉर्मेशन हो जाने का मतलब यही है कि ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है। So the transforming substance could be inactivated by DNA digesting enzymes but not by protein digesting enzymes। So the conclusion is transformation requires DNA। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डीएनए ज़रूरी होता है। अगर डीएनए नहीं होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, जब एक्सट्रैक्ट के अंदर आरएनए, प्रोटीन और डीएनए तीनों चीज़ें थी तब उनमें ट्रांसफॉर्मेशन आया, लेकिन जब आरएनए हट गया, प्रोटीन हट गया, जब आखिरी में डीएनए बचा तो उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया था। ठीक है, तो यही एवरी, मैकलेयर और मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट था जिसमें उन्होंने ये प्रूव कर दिया था कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया ये एक्सपेरिमेंट। दो एक्सपेरिमेंट हम पढ़ चुके हैं, फ्रेडरिक ग्रिफिथ का और एवरी, मैकलेयर और मैकार्टी का। अब देखो, मैंने पहले ही बताया है कि जो साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट जो होते हैं उन्हें दूसरों की बात पर तब तक भरोसा नहीं होता जब तक वो खुद वो चीज़ करके ना देख लें। तो ऐसे ही साइंटिस्ट थे हर्शी एंड चेज। ठीक है, इन्हें भी नहीं भरोसा था, इन्हें लगा कि नहीं भाई हम कैसे मान लें आपकी बात, हम खुद करेंगे एक्सपेरिमेंट, ये तो भाई करते ही है ना, आदत ही होती है कि हम पहले खुद करके देखेंगे, हम तभी आपकी बात पे विश्वास करेंगे। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट करा 1952 में। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, हर्शी एंड चेज, एल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज। ठीक है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था टू प्रूव दैट डीएनए वाज अ जेनेटिक मटेरियल। अब क्या एक्सपेरिमेंट करा था इन्होंने, क्या करा, T2 बैक्टीरियोफेज लिया। बैक्टीरियोफेज का नाम आपने सुना होगा, देख सकते हो ये बैक्टीरियोफेज, यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा आपको। तो उन्होंने ये बैक्टीरियोफेज लिया। सो दिस बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस व्हिच इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया। ठीक है, अब वायरसेस क्या होते हैं, वायरसेस आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड अ प्रोटीन कोड। देखो आप लेबलिंग देख सकते हो, 11th में पढ़ी है ये सारी चीजें हमने, बैक्टीरियोफेज वायरस की बात करी थी, है ना। फिर भी एक बार फिर से देख लो कि इनके अंदर डीएनए होता है, एक प्रोटीन कोड होता है एंड वर एबल टू ट्रांसफर देयर जेनेटिक मटेरियल इनटू द होस्ट। भाई ये जो वायरसेस होते हैं ये अपने जेनेटिक मटेरियल को होस्ट में ट्रांसफर करने के लिए केपेबल होते हैं, इसीलिए उन्होंने ये यूज करा था। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इन्होंने क्या करा, दो टाइप के आइसोटोपिक मीडियम के अंदर पहले तो इसको ग्रो करवाया। ठीक है, बैक्टीरियोफेज को ग्रो करवाया और T2 बैक्टीरियोफेजेस वर ग्रोन इन 2 आइसोटोपिक मीडियम्स टू रेडियोएक्टिवली लेबल अ स्पेसिफिक वायरल कंपोनेंट। इन्होंने ऐसा क्यों करा, देखो जो साइंटिस्ट होते हैं ना उनके दिमाग में पहले ही ये चीज़ आ जाती है कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है ना, अपना अपना दिमाग चलाते हैं, कॉपी किसी को नहीं करेंगे, वो अपनी चीज़ करेंगे। तो क्या होता है, इनके दिमाग में क्या आया कि हम भाई ऐसा करते हैं, हम वायरस को रेडियो एक्टिवली लेबल कर देंगे, जिससे कि हमें ये क्लियर हो जाए कि अगर ये वाला इसमें से ट्रांसफ़र होकर दूसरे में गया है तो वो कौन सा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ट्रांसफ़र हुआ है। सो T2 बैक्टीरियोफेज वर ग्रोन इन 2 isotopic medium to radioactively label a specific viral component। ठीक है, तो पहला क्या था, वायरस ग्रोन इन रेडियोएक्टिव सल्फर 35S। ठीक है, पहला उन्होंने क्या करा, वायरस ग्रोन इन रेडियोएक्टिव सल्फर 35S उसमें ग्रो करा। ठीक है, तो उसको रेडियोएक्टिवली लेबल कर दिया। तो सल्फर प्रोटीन में प्रेजेंट है, डीएनए में प्रेजेंट नहीं है, ये याद रखना है। जब उन्होंने रेडियोएक्टिवली लेबल करा तो सल्फर प्रोटीन में प्रेजेंट है, डीएनए में नहीं है। दूसरा उन्होंने क्या करा, फॉस्फोरस 32P। अब यहाँ पे रेडियोएक्टिवली लेबल किससे करा, फॉस्फोरस 32P। अब यहाँ पे उल्टा हो गया, डीएनए में फॉस्फोरस प्रेजेंट है बट प्रोटीन में नहीं है। बहुत ध्यान से समझना है आपको। 2 जार है हमारे पास में, 2 जार है, समझ में आ रहा है। एक जार के अंदर प्रेजेंट है रेडियो एक्टिव सल्फर 35S, दूसरे जार के अंदर प्रेजेंट है फॉस्फोरस 32P। जब हमने सल्फर के अंदर ग्रो करा तो
जो रेडियो एक्टिव कंपाउंड था वो प्रोटीन पे आया, डीएनए पे नहीं आया। जब हमने फास्फोरस पे ग्रो करा तो रेडियो एक्टिव फास्फोरस जो है वो डीएनए में आया, प्रोटीन में नहीं। क्लियर हो गई ये बात? दोनों जार में, दोनों में जो बैक्टीरिया ग्रो हुआ, बहुत अच्छे समझ में आ गया। चलो, अब उन्होंने मीडियम प्रिपेयर कर लिया। इसके बाद में अब आप ये देखो, स्क्रीन पे आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा। यहाँ पे हमारे पास में पहला क्या प्रेजेंट है, रेडियो एक्टिव 35S लेबल्ड प्रोटीन कैप्सूल, और दूसरे पार्ट में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, 32P लेबल्ड डीएनए कैप्सूल। अब हमने इन्हें ई कोलाई पे छोड़ दिया इन्फेक्ट करने के लिए, इन्फेक्शन कॉज करने के लिए छोड़ दिया। हमने इन्हें इन्फेक्शन कॉज करने के लिए छोड़ दिया, इन्हें इन्फेक्शन कॉज करा और कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र कर दी। फिर हमने ब्लेंडिंग की, ठीक है, ब्लेंडिंग हो गई। यहाँ पे ब्लेंडिंग होने के बाद में सेंट्रीफ्यूगेशन होगा, मतलब कि सेपरेट करना है हमें, ठीक है, वायरस को और बैक्टीरियल सेल को हमें यहाँ पे सेपरेट करना है। तो हमने सेंट्रीफ्यूज करा। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में हमें ये देखने मिला कि जो पहला वाला है, दैट मीन्स कि 35S वाला जो हमने इन्फेक्ट करा है, रेडियो एक्टिव लेबल 35S, उसमें हमें क्या देखने मिला कि बैक्टीरियल सेल में कोई भी रेडियो एक्टिविटी, मतलब 35S प्रेजेंट नहीं था, लेकिन जो सुपरिटेंडेंट था उसमें रेडियो एक्टिविटी देखी गई। ठीक है, ये चीज़ इतना क्लियर हो गया? अभी बस सुन लो, मैं बता रही हूँ, ठीक है, एक्सप्लेन करूँगी। हमने क्या देखा कि जो बैक्टीरियल सेल है उसमें कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं है, बल्कि जो सुपरिटेंडेंट है उसमें रेडियो एक्टिविटी देखी गई। दूसरी कंडीशन में हमने क्या देखा, बैक्टीरियल सेल पैलेट में यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट थी, दैट मीन्स 35P देखा गया, लेकिन सुपरिटेंडेंट में कोई 35P या रेडियो एक्टिविटी नहीं देखी गई। अब सबसे पहले इस डायग्राम को हटाओ और ये समझ लो कि बैक्टीरियल सेल पैलेट क्या है और सुपरिटेंडेंट क्या है। बैक्टीरियल सेल पैलेट, जब हमने उसको सेंट्रीफ्यूज करा था ना, ठीक है, हमने मिक्सचर को सेंट्रीफ्यूज करा था क्योंकि हम सेपरेट करना चाहते थे बैक्टीरिया को और वायरस को। तो हमने जब सेपरेट करा तो हमें जो लार्जर बैक्टीरिया था वो सॉलिड पैलेट्स के फॉर्म में मिला, और जो स्मॉलर वायरस था वो किसके फॉर्म में मिला, सुपरिटेंडेंट के फॉर्म में मिला। ठीक है, तो अब वापस उसी डायग्राम को लेके आओ। तो हमने पहले वाले डायग्राम में देखा, क्या देखा हमने कि भाई साहब जो यहाँ पे बैक्टीरियल पैलेट है इसमें कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं है, लेकिन सुपरिटेंडेंट में रेडियो एक्टिविटी है। इसका क्या मतलब हुआ कि कुछ ट्रांसफर ही नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ ट्रांसफर नहीं हुआ का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे प्रोटीन ट्रांसफर नहीं हुआ है, यहाँ पे कुछ और ट्रांसफर हो गया है। लेकिन दूसरे बारे में हमने ये देखा कि भाई बैक्टीरियल सेल पैलेट के अंदर रेडियो एक्टिविटी थी। ठीक है, मतलब क्या हुआ, हमने डीएनए को लेबल करा था ना, लेबल किसको करा था, डीएनए को, तो वायरस से बैक्टीरिया में डीएनए पास हुआ है, ये चीज़ यहाँ पे प्रूफ हो जाती है। दैट मीन्स कि जब भी कोई चीज़ ट्रांसफ़र होती है तो वो डीएनए होता है, प्रोटीन कोड कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होता है। सो दिस वॉज द कंक्लूजन। लेट्स सी द कंक्लूडिंग पॉइंट्स गिवन बाय हर्शी एंड चेज। First was only radioactive 32P was found to be associated with the bacterial cell, whereas radioactive 35S was only found in the surrounding medium and not in the bacterial cell. Clear? Second point is this indicates that only DNA and not protein coat entered the bacterial cell. Third point, this proves that DNA is a genetic material which is passed from virus to bacteria and not the protein. ठीक है, उन्होंने यही चीज़ कंक्लूड करी थी कि भाई साहब डीएनए ही ट्रांसफ़र हो रहा है, प्रोटीन ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा देखो, माइंड को ओपन करके एकदम रिलैक्स होकर समझना है ये एक्सपेरिमेंट। थोड़ा सा ये टिपिकल सा लगता है कि कर क्या रहे हैं हम, क्या डाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, क्या चल रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेस होता है ना, बट बी काम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। एक दो बार जब देखोगे ना, एक दो बार पढ़ोगे ना, तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। आसान है, बहुत कुछ बड़ी भरी चीज़ नहीं करी है, नॉर्मल सा एक्सपेरिमेंट है, बस थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, समझ में आ जाएगा। चलो अब देखो, ये तो इनका हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हमने देख लिया। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज का लास्ट टॉपिक है वॉटसन क्रिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, वॉटसन और क्रिक का हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो
अब जब हम वॉटसन एंड क्रिक के स्ट्रक्चर मॉडल की बात करते हैं तो इसमें इन दोनों ने अकेले नहीं करा था, काफ़ी सारे लोग इसमें भागीदार थे। तो हम 5 साइंटिस्ट की बात करेंगे यहाँ पे। तो पहले साइंटिस्ट जो थे उनका नाम था फ्रेडरिक माइकर। इन्होंने 1869 में डीएनए को आइडेंटिफाई करा था और उसको नाम दिया था न्यूक्लियन, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ था, ये 2 साइंटिस्ट जो आए, ठीक है, एक का नाम था म्यूरिक विल्किंस और दूसरी जो मोहतरमा है इनका नाम था रोसलैंड फ्रैंकलिन, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर क्या करा था, एक डाटा प्रोड्यूस करा था एक्सरे डायफ्रैक्शन पे बेस्ड। उस डाटा के बेसिस पे, ठीक है, उसी डाटा के बेसिस पे बेस्ड ऑन दिस एक्सरे डायफ्रैक्शन डाटा प्रोड्यूस्ड बाय म्यूरिक विल्किन एंड फ्रैंकलिन, ठीक है, फ्रैंकलिन और जो म्यूरिक विल्किन थे इनके एक्सरे डाटा के बेसिस पे जो तीसरी जोड़ी आई, दैट मीन्स वॉटसन एंड क्रिक, इन्होंने इनके डाटा को यूज़ करके डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप कितना बड़ा स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था, पहले ऐसे ही बनता था, ठीक है। तो उन्होंने ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर है, ये बहुत पुरानी इमेज है इसलिए ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में आपको मिलेगी। तो ये इन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर बना के दिया था, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर विच वॉज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक, ठीक है। उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा डीएनए इज अ चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। उन्होंने कहा जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड की चेन है। ईच न्यूक्लियोटाइड इज कॉम्प्लेक्स ऑफ 3 सब यूनिट। हर एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 यूनिट से बना है। फॉस्फोरिक एसिड मतलब फॉस्फेट, पेंटो शुगर, डीऑक्सीराइबोज जिसको बोलते हैं, और नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, ठीक है। 3 चीज़ों से बना हुआ है इनका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। चलो, इस स्ट्रक्चर से तो हमें समझ में नहीं आने वाला है, इसीलिए हम इसको हटाते हैं, दूसरा स्ट्रक्चर लेके आते हैं। ये दूसरा स्ट्रक्चर है जो हमें समझाएगा सारी चीज़ें। अब आपको एक लैडर दिख रही है, राइट, और साथ में एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब ये जो लैडर है, ये मतलब हमने इस वाले स्ट्रक्चर को खोल दिया, ठीक है। इसको हमने ये समझो जैसे 2 वायर लिए हैं आपने और उन 2 वायर्स को आपने इकट्ठा ऐसे ऐसे करके ना पूरा वो कर दिया है, लपेट दिया है। अब हमने उस वायर को खोल दिया, ठीक है, हमने ये वायर को खोल दिया और ये 2 वायर हमने यहाँ पे लगा दिया। अब इन 2 वायरों के बीच में सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। सीढ़ी आपने देखी होगी ऊपर चढ़ने के लिए, बिल्कुल वैसे ये लेडर लाइक स्ट्रक्चर है। अब ये क्या है, दिस इज बैकबोन ऑफ डीएनए, ठीक है। ये बैकबोन है और ये किससे बनी हुई है, ये बनी हुई है शुगर फॉस्फेट चेन से। ये किससे बनी हुई है, शुगर फॉस्फेट चेन से। नाउ डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स अरेंज्ड एंटी पैरेलल एज डबल हेलिक्स, ठीक है। तो डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रेन्स होते हैं जो एंटी पैरेलल है, साथ में बैकबोन होती है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है। बीच में जो ये सीढ़ियां दिख रही हैं ना, ये नाइट्रोजनस बेसेस हैं, ATGC, ठीक है। ये बीच में क्या है, नाइट्रोजनस बेसेस हैं। अब देखो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पे आ जाओ। यहाँ पे आप ये देखो, मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में भी मेजरमेंट्स बताए थे। हम आज भी मेजरमेंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि किस तरीके के मेजरमेंट्स होते हैं। तो देखो 3 प्राइम से 5 प्राइम के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है आपका 20 एंगस्ट्रॉम, या फिर आप इसको 2 नैनोमीटर भी बोल सकते हो। एक हेलिक्स, ठीक है, एक टर्न, 1 हेलिक्स, ये कितना होता है, ये होता है 3.4 नैनोमीटर का। अब एक नाइट्रोजनस बेस से दूसरे नाइट्रोजनस बेस का गैप कितना होता है, एक नाइट्रोजनस बेस से दूसरे नाइट्रोजनस बेस के बीच का गैप होता है 0.34 नैनोमीटर्स, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया। ये पूरी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट हैं, आपको दिख रही होंगी, पूरा लेबल्ड डायग्राम है। इसको आपको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ये डायग्राम आना चाहिए क्योंकि आपको ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, मतलब वॉटसन एंड क्रिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए ऑलमोस्ट हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, हमेशा। तो इसको आप बहुत अच्छे से याद रख लेना। और नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन से होते हैं, एडेनाइन, गुआनाइन, थाइमिन और साइटोसिन। यूरेसिल डीएनए में एब्सेंट होता है, यूरेसिल सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है। तो अभी हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो हमें इसमें यूरेसिल की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो हमने डीएनए का स्ट्रक्चर तो समझ लिया, लेकिन अब एक और चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, वो है चारगॉफ्स रूल, ठीक है। ये है चारगॉफ, ठीक है, ये भी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने रूल दिया था एक, उसी रूल के हिसाब से जो पेयरिंग होती है नाइट्रोजनस बेसिस की, इसी रूल के हिसाब से होती है। अब इनका रूल कहता क्या है, इनका रूल कहता है दैट द अमाउंट ऑफ एडेनाइन इज ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ थाइमिन एंड द अमाउंट ऑफ गुआनाइन इज ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ साइटोसिन, ठीक है। अब ये थोड़ा सा
कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट है, पर अभी रुको मैं समझाती हूँ, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट कहता है एडेनाइन इज जॉइंड टू थाइमिन विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ग्वानाइन इज जॉइंड टू साइटोसिन विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तीसरा पॉइंट कहता है द रेशियो ऑफ एडेनाइन एंड टू दैट ऑफ थाइमिन and guanine to that of thymine and cytosine is always equal to 1। अब देखो इनके स्टेटमेंट पढ़ के तो दिमाग में चक्री घूमने लगे कि भाई क्या बता दिया, ये क्या बोलना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो, है ना, ये वाले सिचुएशन क्रिएट हो गए। तो देखो इसे हम इजी करते हैं। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि जितना एडेनाइन उतना ही थाइमिन प्रेजेंट होगा। A इज ऑलवेज इक्वल टू T, जितना एडेनाइन है उतना ही थाइमिन है, जितना ग्वानाइन है उतना ही साइटोसिन है। A इज इक्वल टू T, G इज इक्वल टू C, ठीक है। दैट मीन्स प्यूरिन इज ऑलवेज इक्वल टू पायरिमिडीन, ठीक है। उन्होंने ये चीज बोली पहले स्टेटमेंट में। दूसरे स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा कि A को जब हम T के साथ जोड़ेंगे, एडेनाइन को थाइमिन के साथ में जब हम कंबाइन करेंगे तो हमेशा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। जब हम G को C के साथ कंबाइन करेंगे तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, ठीक है। AT 2 बॉन्ड, GC 3 बॉन्ड। दूसरा रूल उन्होंने ये कहा हमेशा यही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। तीसरा रूल उन्होंने ये कहा, उन्होंने एक प्रपोर्शन दिया, ठीक है। क्या प्रपोर्शन दिया उन्होंने, एक इक्वेशन दी। क्या दी, A प्लस G अपॉन T प्लस C इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, ठीक है। A प्लस T अपॉन G प्लस C इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। उन्होंने ये चीज़ कही कि जो रेशियो होगा एडेनाइन प्लस थाइमिन अपॉन ग्वानाइन प्लस साइटोसिन विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। ये चीज़ उन्होंने कही थी, यही उनके रूल्स थे बस। और क्या है, 3 पॉइंट थे, ये तो हमें पता है, ये हमें पहले से पता है। बस हमें पता क्या करना था, हमें इतना जानना था कि ये बताया किसने था। तो ये साइंटिस्ट थे एरविन चारगॉफ, इन्होंने रूल दिए थे। तो हम इन रूल्स को चारगॉफ्स रूल के नाम से जानते हैं। और ये रूल पूछे जा सकते हैं आपसे कि क्या रूल्स होते हैं, चारगॉफ के क्या रूल्स थे, तो वो आपको पता चल गए। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आज इतना ही पढ़ते हैं। काफ़ी सारे हमने एक्सपेरिमेंट्स देख लिए, वाटसन क्रिक का मॉडल भी देख लिया, चारगॉफ्स रूल भी देख लिया। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट डीएनए के बारे में हमने अब सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। अगली क्लास में अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोसोम मॉडल और उसके आगे की क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। सो फॉर टुडे इट्स इनफ एंड आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना और लाइक करके जाना अगर वीडियो पसंद आ गया है तो। एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।